ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है कि जहां एक हत्या को छुपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं कर दी हों? सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह सच है। तेलंगाना में काम करने गए बिहार के संजय कुमार को वहीं काम करने वाली रफीका नाम की महिला से प्यार हो जाता है। मगर कुछ समय बाद यह प्यार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक की बात एक नहीं बल्कि 9 लाशों तक गिर जाती है। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है? इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ था? और रफीका और संजय की पूरी प्रेम कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ। इस वीडियो में पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मार्च 2020 तक कोरोना वायरस ने तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन लगने की वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंस गए। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गोरेगुंडा गांव में साईं दत्ता ट्रेडर्स नाम की एक झूठ की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का भी काम थम गया था। यहां काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था, जिसे अभी भी जरूरत के हिसाब से कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। अब मई का महीना चल रहा था। फैक्ट्री के मालिक ये भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वह अपने ऑटो ड्राइवर से कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से यह भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी फैक्ट्री के अंदर ही होंगे, वो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वहां चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। फैक्ट्री के अंदर किसी को ना पाकर ड्राइवर भागते हुए फैक्ट्री के मालिक भास्कर तक जाता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां पर कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक और पार्टनर संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कोई भी अता पता नहीं चलता। फिर भी सभी तलाश में लगे रहते हैं। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे। तभी कुछ लोग तलाशी के क्रम में फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मौजूद एक कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर यूं ही झांकता है तो अचानक जोर से चिल्ला उठता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ आते हैं। जब लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। बोरियां नजर आते ही तत्काल ही पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरियों में से शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाशें निकलती हैं। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि चारों इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी भी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं पता नहीं चलता। अंत में पुलिस वाले फिर से कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं में गहराई तक जाती है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि कुएं के तल से एक के बाद एक 5 और शव बरामद किए जाते हैं। मतलब इस एक कुएं से अब तक 9 शव निकाले जा चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शाहबाज आलम, 18 साल के सुहेल, 30 साल के शकील, 22 साल की शाम और श्रीराम के रूप में होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेजी से जांच शुरू करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया। एक साथ 9 लोगों का आत्महत्या कर लेना, यह बात गले से उतरने वाली नहीं थी। इसीलिए हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शवों का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है।
शुरुआती जांच में कहीं से भी यह संकेत नहीं मिलते हैं कि मरने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई है या फिर इनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने फॉरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं। इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट जाती है। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कहीं से कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शाहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सभी की मौत 20 मई की रात 9:30 से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई होगी। अब पुलिस कड़ियां जोड़ने लगती है कि संभवतः सभी की मौत इस बर्थडे पार्टी में हुई होगी। अब पुलिस अपनी जांच और तेज करती है तथा शक के आधार पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है, मगर कहीं से कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फोन के साथ आता है। वो व्यक्ति बताता है कि उसे यह दोनों मोबाइल फोन पास ही सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम के पास मिले हैं। पुलिस के लिए इस मामले में मोबाइल का मिलना एक बड़े ब्रेक थ्रू जैसा था। जांच में पता चलता है कि यह मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा का है और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में शामिल एक और मजदूर श्रीराम का है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास फिर से इस सीसीटीवी में घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार 25 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार इस शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के रूप में होती है, जो बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 सालों से तेलंगाना में रहते हुए मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती जांच में तो संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की मौत में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा था, यहां तक कि वह खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त बताता है। मगर जब पुलिस दबाव डालती है तो संजय कुमार यादव स्वीकार कर लेता है कि सभी हत्याएं उसने की हैं। संजय के कबूलनामे से हर कोई स्तब्ध रह जाता है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अब संजय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है। यहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इसी बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है। संजय के कहने पर मकसूद उसे इस बोरी की फैक्ट्री में काम दिलवा देता है, जिसमें वो और उसके परिवार के अन्य लोग काम किया करते थे। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो वह यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है तथा मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा, निशा की एक रिश्तेदार रफीका तथा रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो चुका था और वह बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम करती थी तथा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यहीं काम करते हुए संजय और रफीका धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यहां तक कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सच्चाई शायद इससे अलग थी, मगर रफीका यही समझती रहती है कि संजय भी उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ ही रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रफीका और संजय खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तब आनी शुरू होने लगती है जब रफीका को शक होने लगता है कि अब संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा है। इस बारे में जब रफीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफीका थोड़ी शांत जरूर होती है, मगर बीते समय के साथ वह देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस कारण अब रफीका संजय पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर जब रफीका जिद करने लगती है तो संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफीका संजय से कहती है, शादी करने से पहले चलो
मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाती हूँ। रफीका के माता पिता बंगाल में रहते थे। सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफीका पश्चिम बंगाल जाने वाले गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में संजय रफीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था। मगर निशा तक पहुंचने के लिए उसने रफीका का बस इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि रफीका शादी के लिए जिद करने लगी थी, इसलिए संजय रफीका को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वह साजिश के तहत पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय और रफीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है, संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है, इस बात से अनजान कि छाछ में बेहोशी की दवा मिलाई गई है। रफीका बड़े आराम से वो छाछ पी लेती है, मगर छाछ पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफीका का गला घोंट देता है, और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के देदेपल्लीगुडेम पहुंचती है, तो यहां पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफीका की पहचान करवाने की भी कोशिश की जाती है, मगर रफीका की कहीं पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफीका को ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय वापस जब अकेले फैक्ट्री आता है, तो रफीका के तीनों बच्चे उससे अपनी मां के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस पर संजय कहता है, तुम्हारी मां तुम्हारे नाना नानी के घर यानी पश्चिम बंगाल में ही रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को फोन करने की कोशिश करती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता है। इस पर निशा को संजय पर शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा मिलकर संजय से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में कुछ भी बताने की बजाय संजय चुपके से वहां से गायब हो जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से वो कई दिनों तक इधर उधर ही भटकता रहता है और फिर घूम फिर कर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर मकसूद और निशा एक बार फिर से संजय से रफीका के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि संजय पहले ही रफीका को ट्रेन से फेंक चुका था। इसलिए उसे डर सताने लगता है कि अगर मकसूद और निशा पुलिस तक गए तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अब संजय मकसूद और निशा को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। अभी यह इन लोगों को खत्म करने के रास्ते ढूंढ ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर बाजार से बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है। और फिर जब सभी लोग जन्मदिन का जश्न मनाने में बिजी रहते हैं, तभी संजय चुपके से किचन में जाकर दाल में एक साथ नींद की गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है और सभी बड़े आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब संजय एक एक करके सभी को पहले बोरी में भरना शुरू करता है और फिर एक एक करके उन सभी को खींचकर पास में ही मौजूद पुराने कुएं में लाकर डाल देता है। पुलिस पूछताछ में संजय यह भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांस चल रही थी। फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर कुएं में फेंक दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्यों के अलावा बिहार का ही रहने वाला श्रीराम, श्याम तथा त्रिपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस जब और आगे जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जैसे रफीका को शक होने लगा था कि संजय उसकी बेटी के करीब जाने लगा है। रफीका का यह शक पुलिस जांच में सही साबित होता है। दरअसल पुलिस जब संजय के मोबाइल की जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि वास्तव में संजय ने रफीका की 16 साल की बेटी की इज्जत लूटी थी और बलात्कार का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। इन सभी खुलासों के बाद संजय पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उस पर कुल 10 लोगों की हत्या का भी मुकदमा दर्ज होता है। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती रहती है और आखिरकार 2023 में एक निचली अदालत द्वारा संजय को धारा 302, 380 और 354 के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत ने भले ही संजय को फांसी की सजा सुनाई हो, अगर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है।
फिलहाल संजय जेल में बंद है। दोस्तों, वैसे तो अपराधी को सजा देने का अधिकार अदालत को होता है और संजय को भी वही सजा मिलेगी जो हमारी अदालत द्वारा तय की जाएगी। मगर आपके अनुसार संजय को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। धन्यवाद।